कहने का मतलब है कि 25 फरवरी को भाई जितने भी बच्चे अपना विज्ञान का पेपर देंगे तो आज की क्लास आप लोग जरूर देखना, क्योंकि आज देखो हम लेकर के आ गए हैं 2026 वाला विज्ञान का पेपर, है ना। तो इस पेपर को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करो। मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। देखो आज का मेरा कोड है यहाँ पर 817 GD का हमारा कोड है। कोड वोड वगैरह याद कर लेना, अपना देख लेना कोड। अब देखो ये मेरा अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। यहाँ पर हमारा 70 नंबर वाला पेपर होने वाला है। समय हमारा दिया 3 घंटे 15 मिनट का समय भी दिया है। आप देखो पेपर जब भी आप लोगों को दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना नोट पढ़ना है। नोट देखो क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो शुरुआती के जो 15 मिनट जो होने वाले हैं वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा विज्ञान का पेपर है। विज्ञान का पेपर है, आप लोग इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करो। ये 25 फरवरी वायरल पेपर है आप लोगों का, है ना। तो जरूर आप लोग इसको तैयार करो। निर्देश हमारे दिए हैं कि यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 देखो यहाँ पर दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें, है ना। तो आप लोगों को एक ब्लैक पेन या फिर बॉल पॉइंट लेकर के आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहीं पर स्कूल में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम सेंटर हो। यहाँ पर देखो लिखा है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। मतलब कि जो आप लोगों का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए अंक उसके सामने निर्धारित कर दिए गए हैं। अब आगे देख लो, ये पूरा का पूरा पेपर है। मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। अब यहाँ से मैं आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ पेपर, और ये आप लोग पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ। 25 फरवरी वायरल पेपर है, आप लोग पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो, है ना। गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेंगे, है ना। ये हमारा देखो खंड आ है, इसमें हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ से हम उपभाग 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर है आप लोगों का, है ना। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करो, है ना। सारे प्रश्न देखो 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो भाई हमसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 1 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा राइट आंसर C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को C ऑप्शन को सही करना है। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ये भी देखो हमारा 1 ही नंबर का आएगा, है ना। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए भाई, है ना, क्योंकि आप लोगों का इंपॉर्टेंट पेपर है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा देखो दिया है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, ये हमसे पूछा गया। तो आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये भी 1 ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो I = V/R, यानी कि C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे ले चलते हैं। अब यहाँ से देखो हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर लिखा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 नंबर का आएगा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ पर लिखा है 3.6 × 10⁻³ जूल। बी ऑप्शन दिया है 3.6 × 10⁻4 जूल। सी ऑप्शन दिया है 3.6 × 10⁻5 जूल। और डी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को सही करेंगे। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि एक वैद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट अंकित है। मतलब कोई एक बल्ब है जिस पर 750 वाट और 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो भाई उसके तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है ना। तो ये भी देखो 1 ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा 625 सही करेंगे, 625 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का पेपर में आएगा। अब अगला प्रश्न देखो, जो कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखो दिया है, इंपॉर्टेंट है कि हीटर का तार किसका बना होता है। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया हीटर का तार किसका बना होता है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि हीटर का तार जो है, हीटर का तार बना होता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तांबे का बना होता है कि टंगस्टन का बना होता है कि नाइक्रोम का बना होता है कि लोहे का बना होता है। तो हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। तो आप लोगों को नाइक्रोम को याद रखना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी है। जो एक वस्तु जो है उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, 1 नंबर का पेपर में देखो आएगा, अनंत पर बनेगा कि 3f पर बनेगा कि f पर बनेगा, तो 2f पर बनेगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 2f पर, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे लेके चलते हैं आप लोगों को।
आप देखो जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। अब यहाँ से रासायनिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है उपभाग 2। अब उपभाग 2 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया Na2CO3.10H2O, बी ऑप्शन दिया NH4Cl, सी ऑप्शन दिया NaCl, डी ऑप्शन दिया NaCO3। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका सही करेंगे, Na2CO3.10H2O। चलो आगे देखो, फिर आगे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 के बारे में देखो। प्रश्न नंबर 9 देखो है क्या कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। प्रश्न नंबर 9 देखो कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4, यानी कि सी ऑप्शन को सही करेंगे। जो C2H4 जो है ये मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलो अब देखो आगे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर लिखा है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन दिया C3H4, बी ऑप्शन दिया C3H6, और यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया C2H6, डी ऑप्शन दिया C6H6। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो भाई एल्काइन का सूत्र क्या होता है, C3H4 को याद रखेंगे, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो पूरा पेपर आप लोग समझ लो, काफ़ी ज़्यादा मेरे पर जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर हो जाता है ये वाला, काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो इसको आप जरूर तैयार करो। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा पदार्थ हम प्रयोग करते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब चलो अगला प्रश्न जो एक ही नंबर का आएगा, प्रश्न नंबर 12 कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है ये हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है। आप लोगों को ए ऑप्शन को याद रखना है। चलो अब आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखो यहाँ पर लिखा है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई विरंजक चूर्ण है, उस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं। विरंजक चूर्ण पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। तो कह रहा है कि अभिक्रिया से कौन सी गैस उसमें से निकलती है। हाइड्रोजन H2 निकलती है कि Cl2 निकलती है कि NH3 कि CO2 निकलता है। तो भाई क्या निकलता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा Cl2, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब चलो आगे बात करते हैं। उपभाग 3 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। तो भाई एक नंबर का आएगा कि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। ए ऑप्शन दिया थायराइड, बी ऑप्शन दिया पीयूष, सी ऑप्शन दिया पीनियल कायड, डी ऑप्शन दिया एड्रीनल। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 14 का देखो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सीटोसिन का श्रावण होता है। ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है। तो ये भी एक ही नंबर का आएगा। तो भाई ऑक्सीटोसिन का श्रावण देखो कहाँ से होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का देखो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि सी ऑप्शन को सही करेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है ऑक्सीटोसिन का श्रावण, भाई इसको याद रखेंगे। अब देखो आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो मनुष्य का जो सामान्य भार जो होता है वो कितना होता है। तो भाई आप लोगों को बी ऑप्शन को याद रखना है। 1300 से 1400 जो ग्राम, नहीं तो 1300 से 1400 तक की जो होता है ये सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क का भार होता है। तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। अब प्रश्न 17 के बारे में बात करते हैं कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। तो भाई हमें उस ग्रंथि का नाम बताना है जो कि केवल नर में पाई जाती है। तो ये भी देखो एक ही नंबर का आएगा। तो ए ऑप्शन दिया प्रोस्टेट ग्रंथि, बी ऑप्शन दिया जठर ग्रंथि, सी ऑप्शन दिया पेरिनियल और डी ऑप्शन दिया पैंक्रियाज। तो प्रश्न नंबर 17 का भाई राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो बात करते हैं। अब हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 18 देखो। चलो भाई प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे जो कि पेपर में एक नंबर का आएगा कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। मान लीजिए कोई कैल्शियम है और फास्फोरस के उपापचय हेतु हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है ये हमसे पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया पैराथायराइड से स्रावित होता है, बी ऑप्शन दिया थायराइड से स्रावित होता है, सी ऑप्शन दिया पिट्यूटरी से स्रावित होता है, डी ऑप्शन दिया अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो भाई प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैराथायराइड, यानी कि ए ऑप्शन को सही करेंगे, पैराथायराइड सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है।
अब यहाँ पर देखो आप लोगों को बताने कि किस हार्मोन्स की कमी से भाई मधुमेह रोग हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, बी ऑप्शन को याद रखना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चलो अब आगे देखो, ये देखो हमारा प्रश्न नंबर 20 देखो यहाँ पर दिया है कि प्रश्न नंबर 20 जो है पेपर में 1 नंबर का आने वाला है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन है कि ऑक्सिन है कि एफसीसी अम्ल है कि एचसीसी अम्ल है कि एथिलीन है। तो भाई बताइए, प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ए ऑप्शन को इसका सही हो जाएगा, तो 20 का ए ऑप्शन सही करेंगे। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। अब यहाँ से मेरा वर्णात्मक प्रश्न खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा जो होता है मेरा 50 नंबर का खंड बा भी मेरा पूछा जाएगा, है ना। यहाँ से उपभाग 1 स्टार्ट हो जाता है। तो सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। देखो इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से भाई क्या तात्पर्य है, उचित चित्र के द्वारा, मतलब उनको चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। आप लोगों को घबराना नहीं, मेरे पास PDF भी रखी है इसकी, मैं PDF आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा और PDF से आप लोग इसके सारे उत्तरों को नोट कर लेना, है ना। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब प्रश्न दूसरा देखो हमसे कह रहे हैं कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन कोण जो होता है किन रंगों का होता है। तो भाई ये भी 4 ही नंबर का आएगा पेपर में, है ना। अब चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 3 के बारे में। प्रश्न 3 देखो यहाँ पर लिखा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी हुई किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींच कर दर्शाइए। तो भाई ये भी 4 ही नंबर का है। देखो 4 नंबर वाले प्रश्न है। अब प्रश्न चौथा देखो कह रहा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये भी 6 नंबर का ही आएगा। अब देखो अब आगे ले चलते हैं हम आप लोगों को। तो भाई यहाँ पर मेरा देखो अगला प्रश्न है कि अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आता है किसी कारणवश और भूल जाते हैं आप लोगों को अगर इसका उत्तर, तो एक अथवा करके दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना चाहिए, मतलब उपयोग करना होगा। तो भाई ये 6 नंबर का आएगा, है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों के 6 नंबर। यहाँ से देखो आप लोगों का भौतिक विज्ञान वाले प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेरा उपभाग दूसरा दिया है। देखो 4 नंबर वाले प्रश्न है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए, है ना। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है तथापि यह अधातु है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है तथापि यह अधातु है, तो क्यों यह अधातु है, स्पष्ट करना है भाई, है ना। 4 मिलाकर 8 नंबर का हमारा ही बन जाएगा। दोनों प्रश्न 8 नंबर के आएंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7 देख लो। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो भाई हमको बताना कि एक हमको उदाहरण देना है और उदाहरण देते हुए हमको संचारण की मतलब की व्याख्या भी करनी है। फिर इसके साथ ही साथ में कह रहा है कि तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को भी देना है। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आएगा। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके दिया है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। चलो अब आगे देखो ले चलते हैं उपभाग 3 के बारे में। उपभाग 3 देखो यहाँ पर कह रहा है कि उपभाग 3 में देखो जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे। इसमें हमारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो आप इनकी जरूर तैयार कर लो। यहाँ पर देखो लिखा उपभाग 3 कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 4 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। अब प्रश्न 9 देखो हमसे कह रहे हैं कि मेरु रज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई हमको मेरु रज्जु की परिभाषा लिखनी है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं तो वो सब हमको स्पष्ट करना है, तभी हमको 4 नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न 10 देखो कह रहा है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होते हैं, पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो भाई बताना है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, तो ये बताना देखो 4 नंबर का ये भी आएगा। चलो आगे देखो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यह कृत्य के कार्यों का वर्णन भी कीजिए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर बताया भाई। यह था हमारा विज्ञान का पेपर, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। मेरे पास इसकी PDF भी रखी है, मैं आप लोगों के पास PDF सेंड कर दूंगा, तो आप लोग पूरे के पूरे पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको याद कर लेना। चलिए भाई, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।